हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग जा रहे हैं रिलेशंस की पढ़ाई करने। नोटबुक अपना निकाल लो, पेन पेंसिल जो भी रखते हो साथ में रख लो। अब क्या है ना कि मैं एनोटेशंस वगैरह भेज देता हूँ टेलीग्राम पर, बट बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से एक बार लिखते जाओ जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूँ। आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे हर एक स्टेटमेंट में, हर एक थ्योरम में। और जो फ़ायदा खुद के नोट से रिवाइज करके होता है ना, वो मेरे नोट से कभी नहीं होगा। तो ठीक है, आई होप सबके हाथ में है एक पेंसिल, पेन, कुछ भी, नोटबुक। हम लोग रिलेशंस की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। क्या क्या हम लोग कवर करेंगे आज? तो सबसे पहले भाई, जब भी कोई चैप्टर शुरू करते हैं, एक चैप्टर में हम लोग रिलेशंस निपटाने की कोशिश करेंगे। दिस अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ रिविजन। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि भाई रिलेशन बोलते किसको है। एक बार डेफिनेशन हो गया तो फिर कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, उसमें भी क्या तीन टाइप मेनली हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। फिर हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक। और लास्ट में हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। हर एक के एग्जाम्पल्स ले लेकर देखेंगे ताकि चीजें थोड़ी क्लियर होते रहे। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा चैप्टर है रिलेशंस, आपके लेवल पे तो बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी हम लोग एग्जाम्पल्स लेते रहेंगे ताकि जो भी छोटी मोटी चीज़ें उसमें कहीं कोई डाउट की गुंजाइश नहीं बचे। ठीक है, ऑल राइट। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशंस हो गया, तो इक्के दुक्के छोटे हम लोग एक्सरसाइजेस कर लेंगे। एक सेकेंड। ठीक है ना, तो कुछ इक्के दुक्के एक्सरसाइजेस कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग देखेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग फंक्शंस के भी टाइप्स देखेंगे। टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस बेसिकली, इंजेक्टिव फंक्शंस और सब्जेक्टिव फंक्शंस। इतना आज हम देख लेंगे। फंक्शंस रिलेशन से बहुत मिलता जुलता चीज़ है। तो जब हम लोग रिलेशंस के फ्लो में आ ही चुके हैं, अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाकर हम फंक्शंस भी समझ जाते हैं तो क्यों ना हम साथ में पढ़ ही लें। ठीक है, अच्छा। और एक और चीज़ यहाँ पर जो मैं लिख दूँ, इक्विवेलेंस रिलेशन देखेंगे। मैंने इस तरीके से ब्रैकेट क्यों बनाया, कर्ली ब्रैकेट, समझ में आ जाएगा। थोड़ा पढ़ो भी तो आगे, तब तो सब अभी कैसे क्लियर होगा। बाकी लेक्चर क्या करेंगे अगर अभी सब चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशंस। कुछ छोटे मोटे एक्सरसाइज, ज़्यादा बहुत कठिन एक्सरसाइज नहीं, एकदम बेसिक एक्सरसाइजेस। हाँ, एग्जाम्पल्स भी तो देखेंगे। ये तो मैंने लिखा नहीं, बट जगह छूटा हुआ था, तो चलो एग्जाम्पल्स। फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। व्हाट इज अ रिलेशन, है ना, हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशन, तो आर जो कि ए से बी है इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो दो तीन चीज लिख दी है यहां पर। रिलेशन को लिखने का तरीका कहाँ है वो, ये आर ए टू बी, ये ऐसे लिखते हैं रिलेशन को। और इसको बुलाते क्या है ना, इसको आर कोलोन ए एरो बी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। है ना, ये दो अलग अलग बातें यहाँ पर मेंशन कर दी। इफ, कब कब इसे एक रिलेशन बुलाएंगे, इफ आर इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, आर एक सेट है, और कोई ऐसा कोई सेट नहीं है, बल्कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बी, अच्छा बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग चीजें होती हैं। रियल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन जैसा कॉम्यूटेटिव नहीं होता कि ए क्रॉस बी करो, बी क्रॉस ए करो। रियल नंबर्स में तो ना ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, बट सेट्स में ऐसा नहीं होता कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो आर ए क्रॉस बी का अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है तो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। वही आर अगर बी क्रॉस ए का एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, समझ रहे हो, ये पहला वाला फ्रॉम है और ये दूसरा वाला टू है। ठीक है, चलो। अब जो एनोटेशंस वगैरह रहते हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/umid.ji पे मिल जाएगा। उसके अलावा हम आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आनंद_मनी16। और उसके अलावा
जेई का जो स्पेशल चैनल है हमारा, उम्मीद_जेई, इस पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, उससे हम टच में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। ये हमारा जो वेबसाइट है www.anandmani.com, फिर सारा मटेरियल का रिजर्वॉयर वगैरह है, तो उस चीज को आप जरूर फायदा उठाओ। चलो ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस देख। टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखने के पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेगा। कुछ अभी तो आपको समझ ही नहीं आया होगा रिलेशंस, पर डेफिनेशन लिखा है मैंने। चलो एक काम करते हो, कुछ एग्जांपल्स कर ले। एग्जांपल, तो लेट ए बी a set 1 2 3, b be a set a b। तो एक सेट ऐसा 1, लेट्स से 1b है, इसमें 1c, ठीक है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 1 a 1 b 1 c 2 a 2 b 2 c 3 a 3 b 3 c, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। उसमें से कोई 2 एलिमेंट उठा लिया, एक नॉन एम्प्टी सबसेट बन गया, तो ये हम बोलेंगे इसको, लेट्स कॉल दिस R1। तो ये एक रिलेशन है, ठीक है। और इसी रिलेशन के अंदर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू बी, 1 इज रिलेटेड टू सी, ऐसे भी लिखा जाता है ना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि भाई हाँ ये 1, सॉरी ये सेट नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होना चाहिए था, ये ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो 1 कॉमा बी इज एन एलिमेंट ऑफ R1, इसके जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, लिखने के अलग अलग तरीके हैं कि 1 R1 B, और इसको पढ़ते कैसे हैं? 1 इज रिलेटेड टू बी। उसी तरह 1 कॉमा सी इज रिलेटेड टू R1, इसको हम लिख सकते हैं कैसे? 1 R1 C। एक कुछ किताबों में इस तरीके से लिखा हुआ होगा, कुछ किताबों में इस तरीके से लिखा हुआ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 कॉमा बी 2 कॉमा, ठीक है। तो बताओ बी बच्चों किस चीज से रिलेटेड है? सॉरी, नहीं उल्टा बोल दिया ना हमने। कौन सा एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू बी? तो भाई 1 भी रिलेटेड है बी से, 2 भी रिलेटेड है बी से, ये R2 है, ठीक है। और उसी तरह से R1 में 1b से भी रिलेटेड था, 1c से भी रिलेटेड था। तो ये बेसिकली एक रिलेशन को लिखने का तरीका है। चलो टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये स्पेसिफाई करते हैं कि हम अब जा रहे हैं ऐसे रिलेशंस पे फोकस करने जहां पर a इज इक्वल टू बी, सेम ही सेट है, a क्रॉस a है ना, a क्रॉस b की जगह a क्रॉस a ही हो गया, और उसके सबसेट्स। रिलेशंस फ्रॉम अ सेट टू itself, ठीक है। ऐसे रिलेशंस को अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स कॉल दिस, सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक नहीं, चलो रिफ्लेक्सिव से शुरू करते हो, और आसान है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बच्चों? अगर ध्यान से देखो, हमारे पास एक सेट है ए, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स कॉल दिस एक्स, नहीं A1 A2 A3, ठीक है। और इसका एक ए क्रॉस ए का हमने सबसेट निकाला, जिसमें A1 कॉमा A1 भी आ रहा हो, A2 कॉमा A2 भी आ रहा हो, और A3 कॉमा A3 भी आ रहा हो, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और आ रहे हो नहीं आ रहे हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, मतलब हर एक एलिमेंट ए का उठाओ, अगर इसमें n एलिमेंट्स रहते तो A4 A4 A5 A5 an सारे ही आ रहे होते, तो ऐसे रिलेशंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगा? रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड, है ना, रिलेशन फ्रॉम अ सेट टू इटसेल्फ के बारे में ही बात कर रहे हैं। ए और बी अलग अलग सेट रहते तो ए कॉमा ए आता कैसे? ए कॉमा बी आ जाता ना, इसलिए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ की ही बात कर रहे हैं। इज कॉल्ड
A reflexive relation if a comma b a comma a क्या हो रहा है, रिलेशन आर है ना, रिलेशन का नाम दे दिया, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कॉमा ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। कैपिटल ए के हर एक एलिमेंट स्मॉल ए के लिए ए कॉमा ए इस रिलेशन में अगर है तो ऐसे रिलेशन को हम एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लेते हैं ए जो है वो है यही 1 2 3 लेते हैं, तो लेट्स R1 लेते हैं। R1 है 1 1 1 2 3 3। क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो नहीं, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है क्योंकि इसमें 2 2 तो आ ही नहीं रहा, 2 2 आना चाहिए। दूसरा एक देखते हैं R2 1 1 2 2 3 3, ये तो आ ही रहा है, इसके अलावा हमारे पास 1 3 भी आ जा रहा है। क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हाँ, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि एज लॉन्ग एज ये तीनों चीजें आ रही हैं, इसके बाद क्या आ रही है नहीं आ रही है, इनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड चाहिए, उसके अलावा और क्या क्या रिलेशंस हैं इस सेट में उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ऊपर वाला दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, क्लियर है, ऑल राइट। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बच्चों? रिलेशन आर फ्रॉम relation R from A to A is called symmetric, is called a symmetric relation if whenever A is related to B, तो अपने आप इसका मतलब होता है कि B is also related to A। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट उठाया, अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 को भी 1 से रिलेटेड होना होगा। अगर 1 2 बिलोंग्स टू R, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि A B बिलोंग्स टू R, इसका मतलब अपने आप हो जाएगा कि B A को भी R में होना पड़े। अगर एक भी ऐसा पेयर है जो नहीं ऐसा ये फॉलो कर रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक नहीं बुलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए को लिया भाई 1 2 3, ठीक है, एकदम छोटा सा सेट ए लेकर देख रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद बड़े बड़े सवालों पर पढ़ेंगे हम लोग। ए है 1 2 3, R1 है ऐसा 1 2 1 3 3 1 1 1, ठीक है। क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है? ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है क्योंकि 1 2 तो है इस पर्टिकुलर सेट में, है ना। R1 में 1 2 तो है बट 2 1 नहीं है। जबकि सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका मिरर इमेज भी रहे। यहाँ पर 1 2 है तो 2 1 भी रहे, है ना, इसलिए इसका नाम सिमेट्रिक पड़ा है। 1 3 3 1 तो है, चलो बढ़िया। अच्छा, R2 ये है 1 1 2 2, बस। क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है क्या ये? रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि 3 3 भी होना पड़ता है ना। रिफ्लेक्सिव में ये सारे एलिमेंट्स होने ही पड़ेंगे, सीधा हिसाब किताब था। बट सिमेट्रिक में क्या हिसाब किताब है कि अगर ये है तो ये भी होगा। ठीक है, तो 1 1 है, 2 2 है, क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है? हाँ ये है, क्योंकि 1 1 का जो सिमेट्रिक काउंटर पार्ट होता है वो भी 1 1 ही होता है, वो तो है ही यहीं पर है। और 2 2 का जो सिमेट्रिक काउंटर पार्ट होता है वो भी 2 2 ही होता है ना। ए बी का सिमेट्रिक काउंटर पार्ट B ए है, तो अब 2 ही है दोनों A और B, तो 2 2 का सिमेट्रिक काउंटर पार्ट 2 2 ही होगा और वो भी इस रिलेशन में है। तो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन वेयरएज दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। R3 ये है 1 3 3 3 3 1, क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है? तो यस, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को उठाओ, 1 3 को उठाओ, इसका सिमेट्रिक काउंटर पार्ट है इसी में। हाँ है, 1 3 का सिमेट्रिक काउंटर पार्ट 3 1 होता यही है। 3 1 का सिमेट्रिक काउंटर पार्ट 1 3 होता, वो भी यहाँ है। और 3 3 का सिमेट्रिक काउंटर पार्ट 3 3 ही है, वो भी यही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन।
क्लियर है एकदम फंडा सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, और कुछ एग्जांपल्स आएंगे, बट इसके पहले, अगले एग्जांपल के पहले और अगले टाइप ऑफ रिलेशन के पहले, वैसे तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर चीज यहाँ पर कवर करूंगा, हर एक टॉपिक के थ्रू मैं जाऊंगा, बट अगर आपको लगता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में बेटर करते हैं, आपको एक मेंटरशिप चाहिए, और आप अगर हमारे मेंटरशिप का अंडर रहना चाहते हो, तो हमारा जो ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है नोएडा में अनअकैडमी का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। मैं खुद वहां पढ़ाऊंगा और उसके अलावा चैनल के सारे टीचर्स वहां पर रहेंगे, तो आप आनंद कोड यूज करके ऐप पर भी इनरोल कर सकते हो। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ये जो नंबर है यहाँ पर 7303088743, आप इस पर कॉल करके चीजों को पता कर सकते हो। तो एक बार कॉल करके पता तो कर ही लो, आई वुड से, कि क्या हिसाब किताब है, कैसे एडमिशंस वगैरह होते हैं, क्या फायदे हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस का, ये आपको हर चीज आपको बता दिया जाए। ऑल राइट, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन हम समझ गए, अब हम समझेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है बच्चों, तो देखो, ट्रांजिटिव, अब भाई रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव रिलेशन, वो मैं स्किप कर दे रहा हूं, वो लिख लो खुद से। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव रिलेशन इफ व्हेनेवर, देखो रिफ्लेक्सिव में क्या था, रिफ्लेक्सिव में दिया हुआ था कि ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, सीधा बात खत्म। सिमेट्रिक में था कि जब भी ये होता है तो ये भी होना पड़ेगा, ये होता ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा नेगोशिएबल था सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में क्या है ना कि व्हेनेवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी होता है और ये भी होता है, ये दो कंडीशंस अगर हैं इस रिलेशन में कि ए कॉमा बी भी हमें मिल जा रहा है, बी कॉमा सी भी मिल जा रहा है, तो हमें ए कॉमा सी भी मिलना पड़ेगा। ठीक है, देखो इस बार एरो एक ही साइड दिया, हम दोनों साइड नहीं दिए, क्यों, सोचना थोड़ा, है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलते हैं कि अगर ए कॉमा ए जो है वो बी से रिलेटेड और बी जो है वो सी से रिलेटेड है, तो ए भी सी से रिलेटेड होगा ही होगा। एग्जाम्पल, ए को लेते हैं, क्या हम लोग लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और आर लेते हैं हम लोग 1 2 2 3 1 3 3 4 और 2 4, ठीक है। क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो भाई अगर 1 2 और 2 3 यहां पर है तो 1 3 को भी होना पड़ेगा, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, तो 1 3 भी यहां पर है। ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्या इतने से ही बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, नहीं, ऐसा हर एक केस जहां पर ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी होना होगा। एक ही केस मिलने से हम नहीं बोल सकते कि हाँ ट्रांजिटिव रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल 2 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 4, तो 2 रिलेटेड टू 4 भी होना चाहिए। हाँ, ये दूसरा भी हमें मिल गया, तो दोनों ही केस मिल गए। क्या अभी भी तो लग रहा है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट एक केस अभी भी हमें चेक करना है। भाई 1 रिलेटेड टू 3 है, 3 रिलेटेड टू 4 है, बट 1 रिलेटेड टू 4 कहां है, ये तो है ही नहीं यहां पर। तो एक भी केस अगर मिस हो गया हमारा, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसका नाम R1 दे दिया। अगर R2 हम वही लेते ऐसा, इसी में अगर या फ्रेश ही बना लेते हैं, 1 2 2 4 1 4 4 4, ठीक है। तो क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, तो 1 रिलेटेड टू 2 है, 2 रिलेटेड टू 4 है, तो 1 रिलेटेड टू भी 4 है, बिल्कुल है। और उसके अलावा आपको कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां पे ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, बट ए रिलेटेड टू सी नहीं है ना। तो चूंकि ऐसा कोई भी एक्सेप्शन हमें नहीं मिल रहा है, जब भी ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी दोनों चीजें हैं, तो साथ साथ ए रिलेटेड टू सी भी हैं, तो इस कारण से इसे हम एक ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब क्लियर हो रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन का। कुछ और एग्जांपल्स आगे करेंगे ना तो और थोड़ा सा समझ में आएगा। चलो एक ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि R1 और R2 ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर दो रिलेशन है मेरे पास, सेट फॉर्म में हमने लिख दिया, और दोनों ही ट्रांजिटिव हैं, तो क्या उनका इंटरसेक्शन भी ट्रांजिटिव होगा, ट्रू या फॉल्स। सोचो थोड़ा, 10 सेकंड 15 सेकंड दे रहा हूं, सोचो।
R1 and R2 are transitive relations, then R1 intersection 2 is also transitive. This is true in every case. तो जवाब बच्चों इसका है कि हाँ, दिस इज ट्रू, ट्रू है। और क्यों ट्रू है, एक छोटा सा प्रूफ दे देता हूं, ठीक है। तो सपोज A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R, ठीक है, प्रूफ दे दे रहा हूं। और उसके अलावा B कॉमा C की R1 इंटरसेक्शन R2 में है। सपोज A कॉमा B और B कॉमा C दोनों R1 इंटरसेक्शन R2 में है। अब अगर मैं प्रूफ कर दूं कि A कॉमा C भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा, तो अपने आप, अब ए बी तो कोई जनरल केस हो गया ना, वेरिएबल्स हैं, कोई स्पेशल केस हमने लिया नहीं है। जब भी ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों ही R1 R2 में है, अगर मैं प्रूफ कर पाता हूं कि ए कॉमा सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा, तो दैट मींस दिस रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब मैं इसे प्रूफ करने जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ए कॉमा बी ये R1 इंटरसेक्शन R2 में है, दैट मीन्स ए कॉमा बी R1 में भी है और ए कॉमा बी R2 में भी है। ठीक है, तभी ना दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स होते हैं, अभी सेट तुरंत मैंने पढ़ाया था, जो दो सेट्स के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो सेट ए और सेट बी दोनों में आ रहे हो, दोनों ही सेट में आ रहे हो, है ना। तो उसी तरह R1 R2 के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स होंगे जो R1 में भी होंगे, R2 में भी होंगे। उसी तरह B कॉमा C अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इसका मतलब B कॉमा C R1 में भी है और B कॉमा C R2 में भी है ना। अब R1 और R2 खुद ट्रांजिटिव रिलेशंस हैं, ये दिया हुआ है। इफ R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव रिलेशंस। अब R1 R2 जब खुद ट्रांजिटिव रिलेशंस है, और आप ऐसे इस कॉलम में देखो कि यार, ठीक है, इस कॉलम में देखो कि A कॉमा B भी R1 में है और B कॉमा C भी R1 में है, और चूंकि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, हेंस A कॉमा C को भी R1 में होना पड़ेगा, है ना। एंड इस कॉलम को अब देखो ध्यान से, A कॉमा B भी R2 में है, B कॉमा C भी R2 में है, और R2 एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। इस कारण A कॉमा C को R2 में भी होना पड़ेगा। अब आप इस पर्टिकुलर रो को देखो, है ना, कि A कॉमा C जो है वो R1 में भी है और A कॉमा C जो है वो R2 में भी है। इन दोनों चीजों से हम क्या बोल सकते हैं कि A कॉमा C को जरूर R1 इंटरसेक्शन R2 में होना पड़ेगा, जो हमें प्रूव करना था ना, कि अगर A कॉमा C R1 में भी है, और सॉरी A कॉमा B R1 में है, R1 इंटरसेक्शन R2 में है, और B कॉमा C R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो हमें किसी तरीके से प्रूव करना था कि A कॉमा C ही R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा, जो हमने कर दिया है। हेंस दिस इज ट्रू, है ना। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, एक और स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। इफ R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव रिलेशंस, देन, अरे ये तो सेम ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, R1 यूनियन कर देते हैं। R1 यूनियन R2 इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? थोड़ा सोचो, थोड़ा 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 सोचो, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। R1 ट्रांजिटिव रिलेशन है, R2 भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। इंटरसेक्शन लेने की जगह इस बार हमने यूनियन ले लिया, और तब पूछ रहे हैं कि क्या R1 यूनियन R2 भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बच्चों, इसका जवाब है फॉल्स। यूनियन में ये काम नहीं करता जो इंटरसेक्शन में काम करता है। ये स्टेटमेंट गलत है। चलो क्रॉस करने के पहले प्रूफ कर देते। सपोज हम लेते हैं ए लेते हैं, एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं जहां पे ये नहीं हो रहा है। देखो,
किसी चीज को ट्रू प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, हमें प्रूफ देना पड़ता। अगर हमें बोलना है कि ये दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑलवेज होल्ड्स, हर एक केस में ये ट्रू रहता है, तो हर एक केस को तो चेक नहीं किया जा सकता जहां पे इनफाइनाइटली मेनी केसेस है, तो हम एक लॉजिकल प्रूफ देते हैं जिससे हम बोल पाते हैं कि हाँ इस कारण इस स्टेटमेंट को ट्रू होना पड़ेगा। बट जहां दिखाना है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो, वहां एक एग्जाम्पल भी दे तो जहां ट्रू नहीं हो रहा है, तो हो गया, बात खत्म। हाँ, अब बोलोगे हमेशा ही फॉल्स रहता है, तब फिर से प्रूफ देना होगा। बट इस एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को फॉल्स हमें दिखाना है कि दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब फॉल्स, तो एक एग्जाम्पल काफी होगा। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो लेट्स से ए जो है वो सेट है, कुछ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, बढ़िया सेट है 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसका एक ट्रांजिटिव रिलेशन ले लेते हैं 1,2। अच्छा, बस 1,2 लें तो क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है? क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो इसका जवाब है हाँ, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कंडीशन है कि जब भी ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आए तब ए कॉमा सी आए, है ना। तो इसमें ए कॉमा बी एक ही एलिमेंट है, तो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी का तो दो वैसे अलग अलग केसेस आ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल मिल नहीं रहा है जहां पे वो सेटिस्फाई हो नहीं रहा है ना। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन बाई डिफॉल्ट है। हर एक रिलेशन बाय डिफॉल्ट सब चीज होता है जब तक उसमें ऐसा कुछ नहीं आ जाए जिसके कारण हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाए, हमारा जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई होना बंद हो जाए, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि इसमें ऐसा तो कोई कुछ है ही नहीं कि अगर यहाँ पे 2,3 भी रहता तब हम बोलते कि हाँ ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि तब तो 1,3 भी चाहिए ना हमें। पर 2,3 नाम का कुछ यहाँ पे है ही नहीं, 2,4 यहाँ पे कुछ है ही नहीं कि हम बोले कि 1,2 भी चाहिए, 1,4 भी चाहिए, राइट। तो ये दिस बाय डिफॉल्ट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। R2 ले लो 2,3, बात हो गई खत्म। तो R2 भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि 2,3, अब कुछ 3,4 रहता तब हम बोलते कि 2,4 भी चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, तो फर्स्ट क्लास ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। अब इन दोनों का अगर हम यूनियन ले लें बच्चों, मजा यहाँ आएगा कि R1 यूनियन R2 ले लें, तो ये हो जाएगा 1,2 2,3। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई 1,2 है, 2,3 भी है, तो हमें 1,3 भी चाहिए, नहीं तो इसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। तो ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें एक एग्जांपल मिल गया है दो सेट्स R1 R2 का, सच दैट R1 इज ट्रांजिटिव, R2 इज ट्रांजिटिव, लेकिन R1 यूनियन R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, मन मानता कि एक्चुअल जहां पे ट्रांजिटिविटी एक आध दो बार हो रही हो वहां पे वैसे एग्जांपल्स रहते तो थोड़ा और मजा आता। वैसे एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। R1 ले लेते हैं, लेट्स से 1,2 2,4 1,4, ठीक है। इसमें तो ये तो एकदम दिख रहा है ना कि 1,2 है, 2,4 है, तो 1,4 भी है, और ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है ना, ठीक है। उसी तरह R2 ले लेते हैं 2,3 3,4 2,4, ठीक है। तो R1 यूनियन R2 कितना होगा, ध्यान से देखना, R1 यूनियन R2 हो जाएगा, सबको बारी बारी से लिख दो, 1,2 2,4 1,4 2,3 3,4 2,4, है ना। ये हो गया R1 यूनियन R2। अब देखो बच्चों, यहाँ 1,2 है, 2,3 है, 1,3 किधर है? 1,3 है ही नहीं। तो हमारे पास एक्चुअली दो ट्रांजिटिव रिलेशन फिर से निकल के आए, जहां पे ट्रांजिटिविटी एक दो बार हो भी रही है, उसके बावजूद R1 यूनियन R2 ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। क्लियर है फंडा? ऑल राइट, आगे बढ़े, ठीक है। एक इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है, अ रिलेशन आर, a relation R is called an equivalence relation। ध्यान से देखना, इक्विवेलेंस रिलेशन ही अल्टीमेटली एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा आगे भी काम आएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव तो उसको होना ही है, सिमेट्रिक भी उसको होना ही है, और ट्रांजिटिव भी उसको होना। मतलब एक ऐसा रिलेशन अगर हमको मिल जाए
जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ए लिया है हमने, 1 2 3 4, ठीक है, और आर हमने लिया है क्या, तो भाई सबसे पहले तो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 तो हमें चाहिए एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव है, तो पहले ये चार जो मस्ट हैव एलिमेंट्स है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के, उनको तुमको लिस्ट कर ही देना है। उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स चाहिए। उसके अलावा कोई जरूरी नहीं है कि कोई और एलिमेंट रहे, क्योंकि बाकी सारे रिफ्लेक्सिव वाला सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में हमारा था कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा हो ही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, इसको अगर हम बंद कर दें, इस सेट को अगर बंद कर दें तो दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर साथ ही साथ मान ले हमारा मन कर रहा है कि 1,3 को भी डाल दें, तो फिर 3,1 को भी यहाँ पर डालना पड़ेगा हमें। ठीक है, साथ ही साथ अगर हमें मन कर रहा है कि लेट्स से 1 कॉमा नहीं, मान लेते हैं 3,4 को डाल दें, तो 4,3 को भी हमें डालना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ चूंकि ये ट्रांजिटिव भी है और 1,3 3,4 है, तो हमें 1,4 भी डालना पड़ेगा। और 4,3 है, 3,1 है, तो 4,1 भी डालना पड़ेगा ट्रांजिटिव होने के लिए ना, क्योंकि 4 रिलेटेड टू 3 3 रिलेटेड टू 1, तो 4 शुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू 1। तो 1 1 1 3 1 4 3 4 4 3 3 1 4 1, हाँ, तो ये देन अगेन एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। दिख रहा है, मजा आ रहा है ना? ठीक है, तो एक दूसरा ये R1 है, R2 लेते हैं, एक दूसरा सेट बताना ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? 3 3 4 4 को नीचे ले आते हैं, मेरे पीछे जा रहा है ये, 3 3 4 4 यहाँ आ गया। ठीक है, क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 4 4 3 4, है ना? तो बच्चों देखो, क्या ये ट्रांजिटिव है? 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए। हाँ है, बिल्कुल। और रिफ्लेक्सिव तो है ही, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब है ही। सिमेट्रिक नहीं है बच्चों, क्योंकि 3,4 है, 4,3 नहीं है, तो ये एक रिफ्लेक्सिव, सॉरी, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, जिसके कारण ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज अब थोड़े बड़े सेट के साथ काम करते हैं। ठीक है, ए अभी तक क्या ले रहे थे? 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स। अब हम ले रहे हैं ए को, ले लेते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ, और बड़ा ले लो, छोड़ो, इंटीजर्स ले लेते हैं। ए, टेक ए टू बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और हम बोलेंगे कि आर क्या है? आर रिलेशन है जिसमें एलिमेंट्स है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी is equal to 7 times k, where k is sum। ध्यान से देखो, a और b तब रिलेटेड होंगे, तब इस रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे, लाई करेंगे, एक एलिमेंट बन के बिलोंग करेंगे, जब a माइनस बी एक 7 का मल्टीपल हो। और कैसा मल्टीपल हो? 7 इंटू कुछ इंटीजर हो सकता है -7 हो सकता है 7 हो सकता है 14 हो सकता है -14 हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो a एक इनफाइनाइट सेट है, और इस रिलेशन में भी इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे। ये एक ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये जो रिलेशन है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कैसे होगा ये मैं अभी समझाने जा रहा हूं, थोड़े ध्यान से देखना, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो भाई इक्विवेलेंस दिखाने के लिए क्या चीज है हमें दिखानी होगी? पहले हमें दिखाना होगा कि भाई रिफ्लेक्सिव है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि टेक एनी ए बिलोंगिंग टू ए, जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, कैपिटल ए। तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0, जिसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 0,
जहां पे 0 तो एक इंटीजर है ना। तो a कॉमा a satisfies दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ये जो कंडीशन है ना ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइज द रिलेशन कंडीशन। बिल्डर फॉर्म में लिखे ना रिलेशन को, रिलेशन कंडीशन, सॉरी। तो a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a कुछ भी ले लो, a कॉमा a इस रिलेशन का एक एलिमेंट होगा, क्योंकि a माइनस a, तो 7 इंटू 0 7 का एक मल्टीपल होगा, 7 का एक इंटीजर मल्टीपल है, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने दिखा दिया कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हमें क्या दिखाना होगा अगला, कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें सपोज करना होगा कि सपोज a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, अब इसको यूज करके हमें दिखाना होगा कि b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r, है ना। तब उसको हम बोल पाएंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन है। तो दैट मीन्स का क्या मतलब हुआ, अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो दैट मीन्स a कॉमा b satisfies द रिलेशन कंडीशन, satisfies द रिलेशन कंडीशन। क्या था रिलेशन कंडीशन? तो रिलेशन कंडीशन ये था कि a माइनस बी को कुछ 7 टाइम्स k होना पड़ेगा, वेर k इज सम इंटीजर, है ना। अब a माइनस बी अगर 7 टाइम्स k है, तो b माइनस a को हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स माइनस k, है ना। -1 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर k इंटीजर है तो माइनस k भी तो इंटीजर होगा, है ना। इसका मतलब क्या, अगर b माइनस ए भी 7 का मल्टीपल है, तो b कॉमा a ऑल्सो सेटिस्फाइज द रिलेशन कंडीशन, ऑल्सो सेटिस्फाइज द रिलेशन कंडीशन, ठीक है। अब b कॉमा a ऑल्सो सेटिस्फाइज द रिलेशन कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ कि b कॉमा a भी r का एक एलिमेंट होगा। इस कंडीशन को नीचे ले आए, नहीं दिख रहा आपको, समझ में तो आ ही रहा होगा क्या है, ठीक है। तो अगर a कॉमा बी आर का एक एलिमेंट है, तो b कॉमा ए भी आर का एलिमेंट होगा, और हेंस आई कैन से कि जब भी a कॉमा बी इस रिलेशन में है, तो b कॉमा ए भी इस रिलेशन में है, हेंस r इज क्या, सिमेट्रिक। कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक? क्या बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है? नहीं, अभी हमें ट्रांजिटिव भी दिखाना होगा कि ये नॉट ओनली रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, बट एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो देखते हैं, ट्रांजिटिविटी दिखाते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए क्या करना होगा, हमें अज्यूम करना होगा कि a रिलेटेड टू b है, b रिलेटेड टू c है, a कॉमा b भी r में है, b कॉमा c भी r में है, और अब कुछ तिकड़मबाजी करके हमें दिखानी होगी कि a कॉमा c भी r का एक एलिमेंट है। तो सपोज a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, ठीक है। a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, that means a comma b satisfies the relation condition, b comma c satisfies the relation condition, that means a minus b is equal to 7k1 and b minus c is equal to 7k2, जहां पर k1 और k2 दोनों ही इंटीजर्स हैं। कोई दिक्कत है ना, ठीक है। तो इसका मतलब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, या मतलब एक स्टेप मैंने खा लिया, बट चलो लिख ही देते हैं। a माइनस सी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, जो कि है 7k1 प्लस 7k2, जो कि है 7 टाइम्स k1 प्लस k2। और जाहिर सी बात है कि अगर k1 भी इंटीजर है, k2 भी इंटीजर है, तो k1 प्लस k2 भी इंटीजर ही होगा, है ना। तो इंटीजर्स का सम इंटीजर ही होता है। तो a माइनस सी भी एक 7 का मल्टीपल होगा, है ना। तो उसका क्या मतलब, a कॉमा सी satisfies the relation condition, a कॉमा सी is an element of R, और hence R is transitive, ठीक है। R अगर ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो था ही, इसके पहले हमने वही दिखाया था, तो R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब आप ध्यान से देखो, तो R क्या बोल रहा है, कौन दो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, जो
7 से डिवाइड होने पर सेम रिमाइंडर देते हैं, तभी ना दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर कैंसिल हो जा रहा है और बचा हुआ चीज 7 से डिविजिबल है। तो ये जो रिलेशन आर है इसने पूरे इंटीजर्स को 7 पार्ट्स में बांट दिया है, रिमाइंडर 0 वाले, रिमाइंडर 1 वाले, रिमाइंडर 2 वाले, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 6, और इसमें से कोई भी एक पार्ट उठाओ, है ना, से रिमाइंडर 6 वाले सारे नंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड है, हर एक नंबर खुद से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल रिमाइंडर 6 वाला कौन, दो एलिमेंट लेते हैं 6 और 13, 6 से रिलेटेड है, 13 से भी रिलेटेड है, 6 भी 13 से रिलेटेड है, 13 भी 6 से रिलेटेड है ना। कोई और ले लो रिमाइंडर 6 वाला, 14 प्लस 6 कितना होता है, 20 होता है, तो 20 भी 6 से रिलेटेड होगा, 20 भी 13 से रिलेटेड होगा। तो रिमाइंडर 6 वाले सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन की मजेदार बात है ये। और रिमाइंडर 5 वाले सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे, खुद से भी होगा। रिमाइंडर 3 वाले सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे, इधर से उधर से इधर, खुद से, उसके अलावा किसी भी और रिमाइंडर 5 एलिमेंट से, है ना। तो दिस इज वेरी 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 स्पेशल अबाउट थिंग अबाउट इक्विवेलेंस क्लासेस और इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी क्लासेस तो बताया ही नहीं मैंने। और इसके अलावा रिमाइंडर 5 और रिमाइंडर 6 वाला कोई भी एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं होगा। नॉट जस्ट हर एक पार्ट में सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है, बट कोई भी एलिमेंट अपने पार्ट के बाहर किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। देख रहे हो कितनी बड़ी बात है ये, कि अब क्या हुआ, 7 पार्ट्स में बट गए, 7 रिमाइंडर के करस्पॉन्डिंग, हर एक पार्ट में आपस में सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है, आपस में सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है, आपस में सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है, बट कोई भी रिलेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं जा रहा है। और ऐसे ही पार्ट्स को हम बोलते हैं क्या, पार्टीशंस। ठीक है, तो कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ना, वो एक सेट को ऐसे पार्टीशंस में बांटेगा। तो पहले डेफिनेशन दे दें। डेफिनेशन क्या है, A1 A2 A3 अप टू AN, फाइनाइट ही ले रहे हैं, ऐसे इनफाइनाइट भी हो सकता है, कई बार काउंटेबल अनकाउंटेबल भी होती है, उसमें नहीं जा रहे हम लोग। ठीक है, आर कॉल्ड पार्टीशंस ऑफ अ सेट A इफ दो चीजें होनी चाहिए, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, इन सब का जो यूनियन है ये A के बराबर है। ठीक है, ये सारे जो सबसेट्स हैं, ये मतलब ऑफ कोर्स इन सब का यूनियन A के बराबर है, तो हर एक को A का सबसेट होना पड़ेगा। और उसके अलावा AI इंटरसेक्शन AJ ये एम्प्टी है जब भी I और J हम लोग अलग अलग लेते हैं। ठीक है, मतलब सारे को मिलाकर तो A बन रहा है और आपस में कोई ओवरलैप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल A अगर ये सेट है, ये सेट हम से वेन डायग्राम बना रहे हैं, सर्कुलर नहीं, ऐसा कुछ गंदा सा बना दिया, दिस इज सेट A। ठीक है, तो इसको ऐसा A1 A2 नॉन ओवरलैपिंग पार्ट्स में अगर हम बांट दिए, A4 A5, सर सबका यूनियन तो पूरा A हो गया और कहीं पे भी ओवरलैप नहीं है। ऐसा नहीं कि A4 जो है वो ऐसा और A3 ऐसा और इंटरसेक्शन, नहीं नहीं, ओवरलैप कहीं नहीं है और यूनियन पूरा ही A है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, पार्टीशंस ऑफ अ सेट। ठीक है, दिख भी रहा होगा क्यों पार्टीशन बोलते हैं, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। और ये हमारा आज का मेन थ्योरम है कि कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन है वो डिवाइड करता है एक सेट इनटू पार्टीशंस, और उस इक्विवेलेंस रिलेशन के कारण जो पार्टीशंस बनते हैं उनको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। देखते हैं कैसे। मान लो एक सेट ए है, इसमें एक एलिमेंट खुद से तो रिलेटेड ही है, तो ये तो रहेगा ही एक पार्टीशन में। इसके अलावा ये जितने चीजों से रिलेटेड है वो सारी चीजें इससे भी रिलेटेड, ये कोई एलिमेंट बी से रिलेटेड है। ठीक है, और बी अगर सी से रिलेटेड है तो सी को भी यही होना पड़ेगा, क्योंकि ए भी सी से रिलेटेड होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव है। और ये सारे रिलेशंस आपस में, मान लो बी कुछ और से भी रिलेटेड है तो ए को भी रिलेटेड होना होगा कुछ इस डी से, क्योंकि ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू डी। अच्छा, बी रिलेटेड टू सी था, so that means C should also be related to B क्योंकि सिमेट्रिक है, और C is related to B, B is related to D, तो C should also be related to D, और D should also be related to C क्योंकि सिमेट्रिक है ना। तो ये सारे A B C D जो आपस में रिलेटेड है सब एक जगह इकट्ठा हो गए। उसके अब कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो ना A से, ना B से, ना C से, ना D से, इन सब से नहीं रिलेटेड है, वो कहीं और यहाँ पे खड़ा है। अगर ये खुद से रिलेटेड है तो बढ़िया, नहीं तो खुद से तो रिलेटेड है, ये बस अकेला खड़ा है। ठीक है, फिर कोई तीसरा एलिमेंट है, तीसरा नहीं
पांचवा छठा एलिमेंट है जो कि ना ABCD से रिलेटेड है ना C से रिलेटेड है, या कुछ F है और ये कोई G से रिलेटेड है। अब G जिससे भी रिलेटेड होगा वो यहीं रहेगा क्योंकि F को भी उससे रिलेटेड होना होगा, और H जिससे भी रिलेटेड होगा, G जिससे भी रिलेटेड होगा, सारे आपस में इकट्ठे हो गए, यहाँ एक पार्टीशन बन गया, यहाँ 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 ऐसे पार्टीशंस बन गए। और क्या हुआ हमारा, बेसिकली एक इक्विवेलेंस रिलेशन ने एक पूरे से बड़े से सेट को छोटे छोटे पार्टीशंस में बांट दिया, जिन पार्टीशंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम सुंदर से लिख देते हैं ताकि जब आप बाद में एनोटेशंस देखें तो आपको ये चीज थोड़ी सी क्लियरली समझ में आए, है ना। F G H सारे ही आपस में रिलेटेड होने पड़ेंगे। ठीक है, ऑल राइट। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, ये हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो देखो सेट ए है, सेट बी है, अगर यहां पर ए बी 1 2 3 ए बी, ठीक है, अगर 1 कॉमा बी इज द सेट ऑफ दिस रिलेशन तो 1 से बी एक एरो डाल देते हैं। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी अब दिख रहा होगा, है ना, ओह सॉरी, तो आपको दिख रहा होगा कि फ्रॉम ए टू बी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक एरो डाल दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर रिलेशन आर क्या है, यहां पर आर है हमारा सेट 1 कॉमा बी 3 कॉमा ए, जो जो रिलेटेड है ना वहां का एक, वहां पर हमने एक एरो डाल दिया, तो यही एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक रिलेशन का, जो आपको कई किताबों में दिखेंगे, और कभी कभी कुछ छोटे मोटे सवाल आ सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अब इन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ना हम फंक्शंस बनाने जा रहे हैं। फंक्शंस क्या कहता है कि अगर हम, ऑफ कोर्स ये फंक्शंस की क्लास नहीं है तो एकदम फॉर्मल डेफिनेशन और हर एक उसके अराउंड चीजें नहीं बताएंगे, बट एक आइडिया आपको दे रहे हैं कि अब आप जब भी फंक्शंस पढ़ेंगे आप रिलेट कर पाएंगे। अगर ये सेट ए और बी है, अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट से एक एरो निकल रहा हो, है ना, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जा रहा हो सेट ए का, जो भी रेस्ट्रिक्शन हम सेट ए पे डालने जा रहे हैं, बी पर कुछ भी नहीं बोल रहे, बी को जैसे मन वैसे करो, है ना, बट ए पे हम रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं कि एवरी एलिमेंट से एक एरो निकल रहा हो, ठीक है, खाली नहीं जा रहा हो, और दूसरा कि किसी भी एलिमेंट से एक से ज्यादा एरो नहीं निकल रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा हो। ठीक है, एकदम वेग भाषा में बता रहे हैं, एकदम लेमैन्स भाषा में यही बता रहे हैं कि ना खाली जा रहा हो ना एक से ज्यादा निकल रहा हो, मतलब हर एक एलिमेंट से एग्जैक्टली एक एरो निकल रहा हो, एग्जैक्टली एक, है ना। और हो सकता है कि बी में, अब देखो बच्चों, बी में क्या है, इस पे दो दो एरोज आ रहे हैं, इस पे दो दो एरो एरो आ रहे हैं, ये खाली जा रहा है, ये खाली जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जैसे मन वैसे करो। ए से हर एक एलिमेंट से एग्जैक्टली एक एरो निकल रहा हो, तो वैसे रिलेशंस को हम फंक्शंस बुलाते हैं। बस इतना सा बात है, यही समझ लो अभी फंक्शंस के लिए। फंक्शंस के क्लास में ऑब्वियसली और डिटेल में जाएंगे फंक्शंस, क्यों, इससे क्या फायदा हुआ हमारा ऐसा फंक्शन डिफाइन करने से, फंक्शन से पूरा कैलकुलस निकल आता है, तो देख के तो छोटी सी चीज लग रही है, इतना क्यों पावरफुल है, ये सब फंक्शंस के क्लास में करेंगे, रिलेशंस के क्लास में नहीं। बट रिलेशंस के क्लास में हम लोग फंक्शंस का एक इंट्यूटिव आइडिया दे दे रहे हैं, ताकि जब फंक्शंस पढ़े तो हम लोग रिलेट कर पाए इसको रिलेशन से। ठीक है, किताबों में देखो कई बार रिलेशंस एंड फंक्शन सेम ही चैप्टर होता है, तो नहीं, फंक्शंस मैं अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि फंक्शंस पढ़ाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, बहुत चीजें हैं फंक्शंस पे बताने के लिए, इसलिए आज के क्लास में बस इंट्रोडक्शन है फंक्शंस का। ठीक है, अब कुछ हमने दो रेस्ट्रिक्शन डाले, क्या, ए के ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जा रहा हो, एटलीस्ट एक एरो निकल रहा हो, और ए के किसी भी एलिमेंट से एक से ज्यादा एरो नहीं निकल रहे हो। ये दो रेस्ट्रिक्शंस अगर हम बी में डालें तो जो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, ए में तो है ही ये रेस्ट्रिक्शंस, ए को तो छेड़ ही नहीं रहे, साथ ही साथ बी में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं, तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस बनते हैं। इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होता है, अगर नो एलिमेंट ऑफ बी has two arrows towards it, arrows towards it, ठीक है, अगर A में कुछ एलिमेंट से इधर तो निकल ही रहा है,
देखो क्या हो रहा है, बी का एक एलिमेंट खाली जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी एलिमेंट में दो या दो से ज्यादा एरो नहीं है ना, टू और मोर लिख देते हैं, टू और मोर एरोज टूवर्ड्स इट। किसी भी एलिमेंट बी में दो या दो से ज्यादा एरो नहीं है, खाली जा रहा हो कोई दिक्कत नहीं, एक एरो आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, या वन 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 टू वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, अलग अलग नाम से, वो एक ही चीज है, आप देखोगे जब आप पहचान जाओगे, वन वन फंक्शंस ही बोलते हैं। इसी के साथ अगर हमारा दूसरा रिस्ट्रिक्शन कुछ ऐसा हो कि बी के हर एक एलिमेंट में एटलीस्ट एक एरो आ रहा हो, एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एटलीस्ट वन एरो टुवर्ड्स इट। आ जाए 10 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक तो आना चाहिए, कोई खाली नहीं जाना चाहिए। मतलब ए में अगर है ऐसा कुछ और बी है, दो ही एलिमेंट से मान लो, तब तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन, या कई जगह ऑन टू फंक्शंस भी बुलाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दूसरा वाला हमने रेस्ट्रिक्शन डाला, और अब रुको रुको रुको, अभी थैंक यू नहीं, अभी इतनी जल्दी कैसे छोड़ दें। और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो फंक्शन जो कि इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है। वन वन ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। इसका मतलब क्या कि बी के हर एक एलिमेंट में ना एक से कम ना एक से ज्यादा एरो जा रहा हो, ठीक है। इंजेक्टिव में एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सर्जेक्टिव में एक से कम नहीं होना चाहिए, मतलब बी के हर एक एलिमेंट में एग्जैक्टली एक एरो पहुंच रहा हो, और ए के हर एक एलिमेंट से एग्जैक्टली एक एरो निकल भी रहा है। अब देखो बच्चों, तो हर एक एलिमेंट ऑफ ए एक एलिमेंट ऑफ बी के साथ पेयर्ड अप है ना, एरो से कनेक्टेड है। अब इस बी को ए के किसी और एलिमेंट से मतलब नहीं है, इस ए को बी के किसी और एलिमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। तो दैट मींस ए और बी को हम के एलिमेंट्स को हम पेयर अप कर सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ, मतलब ए एंड बी को हम फाइनाइट अज्यूम कर रहे हैं, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट होगा तो बहुत ही गेम खराब होने वाला है, बहुत। एक कभी लेक्चर लूंगा, एक कभी क्लास लूंगा, जब इनफाइनाइट केसेस में दिखाऊंगा कि कितना कितना हेवेयर चला जाता है हर चीज। बट ये पेयरिंग फाइनाइट सेट्स के लिए तभी पॉसिबल है व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये आज का हमारा लास्ट थ्योरम याद रखें कि फाइनाइट सेट्स में एक वन वन ऑन टू फंक्शन हम तभी डिफाइन कर सकते हैं, तभी एग्जिस्ट कर सकता है एक बाइजेक्टिव फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, जब ये दोनों फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। तभी ना एक से निकाल के एक एक को पेयर कर दिया कि इससे ये वाला एरो, इससे ये वाला एरो, इससे ये वाला एरो। इधर अगर 3 एलिमेंट्स है, इधर अगर 2 एलिमेंट्स है, तो किसी एक में तो एक से ज्यादा एरो चला जाएगा, इंजेक्टिव तो होगा नहीं। इधर अगर 4 एलिमेंट्स रहते तो कोई एक ना एक तो बच ही जाता ना, क्योंकि यहाँ के तो हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकल रहा है, तो फिर सर्जेक्टिव नहीं होता, क्योंकि बचना नहीं चाहिए। अगर इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, सर्जेक्शन है, इंजेक्शन है, तो बाइजेक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, ना एक में ज्यादा है ना एक में कम है। और बल्कि ऐसे फंक्शंस को ही हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। बट अब इन्वर्टिबल फंक्शन को अगर मैंने समझाया तो मैं अपने चैप्टर से बहुत दूर चला जाऊंगा। बट बस याद रखना कि बाइजेक्टिव फंक्शंस को ही हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसको इन्वर्ट किया जा सकता है। इन्वर्ट किया जाने का क्या मतलब होता है ये हम लोग सीखेंगे फंक्शंस के क्लास में बच्चों। आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, तो थोड़ा हमें भी पता चले कि आपको पसंद आ रहा है, आप पढ़ रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, कुछ नया कर रहे हो। बाकी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी बढ़े, और लोग जुड़े, और लोग पढ़े, और लोग सीखें। और कमेंट करो अगर कोई भी डाउट वाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बात करना हो, सब कमेंट में बताओ। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, अपने वीडियोस के हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, और जहां तक पॉसिबल हो मैं रिप्लाई भी करता हूँ। ऑलराइट, सो आज इतना ही। थैंक यू।